प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कटु या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। तनोतना सदाशिवम। देश के दलित, शोषित, वंचित, ओबीसी, एससी, एसटी समाज को एक नया मसीहा मिला है, प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह यादव। पीढ़ी दर पीढ़ी देश पीछे जा रहा है और ऐसे समय में एक महान चिंतक और विचारक गली मोहल्लों में, नुक्कड़ों पर ग्राम सिंह की तरह दहाड़ रहा है। हम तुम्हें न्याय देंगे, हम तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएंगे, हम तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। और जे बरनाधम तेल कुम्हारा सपच किरात को कलवारा कहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे शूद्र विरोधी, दलित विरोधी मानसिकता वाले सामंतवादी सोच से मुक्ति दिलाएंगे। नौजवानों की एक बड़ी समाज उन्हें फॉलो करती है। भविष्य का एक कर्णधार उभर रहा है। प्रोफेसर साहब से तो मैं सीधे इसलिए कुछ नहीं पूछ सकता क्योंकि वो प्रोफेसर हैं। हमारा शिक्षा स्तर उनके लेवल का ही नहीं, तो उनसे तो खैर मेरा कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, उनकी सभाओं में जय भीम, जय भारत, जय संविधान का नारा लगाने वाला जो नौजवान वर्ग है, उससे जरूर कुछ प्रश्न हैं। और वो प्रश्न वो चाहे तो अपने प्रोफेसर साहब से पूछ सकता है। किसी भी देश, किसी भी समाज के विकास के लिए मूलभूत तत्व हैं, वो क्या हैं? मेरी हल्की सी समझ के अनुसार शिक्षा और कौशल। जिस देश की पीढ़ी में शिक्षा और कौशल का सामर्थ्य होगा, वही देश तरक्की कर सकता है। मुझे लगता है कि इस बात से प्रोफेसर साहब भी असहमत नहीं होंगे। अब प्रोफेसर साहब ओबीसी समाज के रहनुमा हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं। उस समाजवादी पार्टी का जिनका शासन जब उत्तर प्रदेश में आया था, तो आदरणीय नेताजी जो स्वयं एक अध्यापक भी थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति में एक नकल अध्यादेश लागू किया था, जिसके अनुसार कक्षा 8 तक और उसके बाद फिर उसे बढ़ाकर 12 तक भी किया गया था, कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होगा। उस नकल अध्यादेश को बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने वापस ले लिया था। जिस देश की नौजवान पीढ़ी नकल के सहारे कक्षा 12 निकल सकती है, तो फिर बीएससी में वो जाकर क्या पढ़ेगी? उस पीढ़ी में क्या योग्यता होगी? उस पीढ़ी के पास क्या कौशल होगा? और उस योग्यता और कौशल के दम पर वो देश के विकास में क्या योगदान करेगी? वो अपने व्यक्तिगत जीवन स्तर को कैसे सुधारेगी? ये कुछ प्रश्न हैं जो नौजवान पीढ़ी को अपने प्रोफेसर साहब से करने चाहिए। दूसरी बात, प्रोफेसर साहब आरक्षण के पक्षपाती हैं। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उसको उतनी आरक्षण में भागीदारी मिलनी चाहिए। तो इन आरक्षणवादी प्रोफेसर से कोई पूछे, अगर प्रोफेसर साहब स्वयं प्रधानमंत्री बन गए, भाई न प्रधानमंत्री बने तो मंत्री तो बनेंगे ही, लेकिन मान लिया कि वो प्रधानमंत्री बन गए, अब पूरे देश की बागडोर उनके हाथ में आ गई। पूरे देश के सरकारी और प्राइवेट संस्थान जिनमें लोगों को नौकरियां दी जा सकती हैं, तो जो प्राइवेट संस्थान हैं उनमें योग्य और स्किल्ड वर्कर चाहिए।
तो नकल अध्यादेश लगाकर जो बच्चे आगे निकाले जाएंगे उनको वो किस प्राइवेट सिस्टम में खपाएंगे, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि प्राइवेट संस्थानों से लेकर सरकारी संस्थानों तक देश में कुल कितने स्थान हैं। यदि वर्तमान में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं सबको निकाल कर बाहर कर दिया जाए और नए सिरे से वो सब में भर्ती करना शुरू कर दें तो भी कुल मिलाकर कितने स्थान हैं, कितनी नौकरियां हैं और वो नौकरियां कितने समय तक के लिए वो देंगे और उन नौकरियों में कितनी जनसंख्या समाहित हो सकती है, क्योंकि वर्ग उनके पास होंगे ओबीसी, एससी और एसटी। सवर्णों को तो कल भी कुछ नहीं था, उनके समय में भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम ये 3 वर्ग तो ही हैं उनके पास। और साथ में मुस्लिम समुदाय भी है, वो भी उनका भाईबंद है। सवर्णों के तो सब दुश्मन हैं, तो अगर सवर्णों को छोड़ दिया जाए तो जो शेष बचता है समुदाय, तो कितनी जनसंख्या है। और अगर एक परिवार से एक व्यक्ति को वो नौकरी देते हैं तो क्या सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों तक इतनी जगहें हैं जहां वो पूरे भारत के ओबीसी, एससी और एसटी समाज को नौकरियों में लगा दें। और फिर उसके बाद आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए उनका रोड मैप क्या होगा। बड़ी सीधी सादी बात है, ये बात तर्कसंगत नहीं है। इससे देश का विकास तो खैर क्या होगा। हाँ, अब मैं दूसरा पक्ष दिखा रहा हूं कि भाई आरक्षण की बदौलत वो हमेशा के लिए ओबीसी, एससी और एसटी को अंतहीन समय तक के लिए अपंग करके रखना चाहते हैं, क्योंकि आरक्षण की बदौलत देश नहीं बदल सकता। एक बात। दूसरी बात है, आरक्षण की बदौलत कम योग्यता वाले लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कंपनियों के मैनेजर बनेंगे, वही लोग कंपनियों के वर्कर बनेंगे, तो देश का उत्पादन, देश की शिक्षा, देश की सैन्य व्यवस्था, आखिर कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर एक कुशल व्यक्ति होगा। ऐसे कुशलहीन श्रमिकों के देश की क्या दशा होगी, ये कभी प्रोफेसर साहब से पूछा। स्वाभाविक सी बात है कि आरक्षण की बदौलत देश को नहीं बदला जा सकता। देश को बदला जा सकता है योग्यता और कौशल की बदौलत, और योग्यता और कौशल के लिए आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला राष्ट्रपति इस देश के सर्वाधिक अभावग्रस्त समाज, वनवासी समाज से आती हैं। वो आरक्षण की बदौलत नहीं आई, अपनी योग्यता की बदौलत आई हैं। देश के सर्वोच्च दूसरे पद पर एक अभावग्रस्त परिवार का बालक आरक्षण की बदौलत नहीं पहुंचा, अपनी योग्यता की बदौलत पहुंचा। आरक्षण की बदौलत पहुंचने का सपना लिए राहुल गांधी जी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये आरक्षित परिवार के लड़के हैं, वो अनारक्षित सिस्टम का हिस्सा बनकर आगे बढ़े। एक प्रधानमंत्री है और दूसरा राज परिवार का हिस्सा होते हुए भी भारत में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश की खाक छान रहा है, हाथ कुछ लग नहीं रहा। किस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हो? योग्यता और कौशल की व्यवस्था का, या फिर आरक्षण की बैसाखी का? निर्णय आपके हाथ में है। रामचरितमानस की चौपाइयाँ आज से पहले थीं और ये किसी भी दलित व्यक्ति को आगे बढ़ने में बाधा नहीं बनी। इस देश में लाखों दलित लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों ने किसी के जीवन में बाधा नहीं डाली। रामचरित से लोगों ने प्रेरणा जरूर ली। रामचरितमानस को
बैन कर देना रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को, निकाल देना, रामचरितमानस में कोई संशोधन कर देना, ये भगवान राम के आदर्श चरित्र को आपके जीवन से निकालकर बाहर फेंक देने की एक साजिश है। अब इस साजिश को करने वाले लोगों में हैं अखिलेश जी, जिन्होंने अपने पिता को अपनी पार्टी से निकालकर ज़बरदस्ती उनकी पार्टी पर कब्जा किया। ये बात जग जाहिर है। ये काम भारत के इतिहास में पहले मुग़ल परिवारों के लोग किया करते थे, मुग़ल राजा लोग किया करते थे। भारतीय संस्कृति में राम का आदर्श था जो अपने परिवार में कोई विघटन ना हो, इस आशंका से पिता ने जो वनवास दिया ही नहीं था, एक कल्पित अव्यवस्था को बचाने के लिए 14 वर्षों का वनवास जिस राम ने झेला, उस राम का आदर्श आपके जीवन से निकालकर आपके बच्चों को अखिलेश वाला आदर्श पकड़ाया जाना उनका लक्ष्य है। जो नौजवान हैं आज 25 साल की उम्र के, 30 साल की उम्र के, कभी तो बाप बनेंगे। जो बाप हैं उनके बच्चे होंगे। आप अपने बच्चों को राम का जीवन देना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों को अखिलेश यादव वाला जीवन देना चाहते हैं, ये निर्णय आपके अपने हाथ में है। मानस को परिवर्तित कर देने का मतलब है आप अपने भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तनोतना सदाशिवम।